मैं एक तमहीदी तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि बुल्डाना शहर की एक बस्ती की पेचीदा सी गलियाँ, सुबह चौक के नुक्कड़ पर दरख्तों पर बैठी कोयलों की सुरीली आवाज़ें, रास्ते पर दौड़ते हुए गायें और बैलों के गर्दनों में लटकी हुई घंटियों की आवाज़ें, घरों के आंगनों में खेलते हुए छोटे बच्चों की किलकारियाँ, धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ जैसे एक अंधा अपने घर के दरवाजे टटोले। उसी जूनी बस्ती के बेनूर अंधेरी गली से एक तरतीब सियासत की शुरू होती है। एक बेबाक लीडर उभरता है जिसे लोग धर्मवीर संजय राम भाऊ गायकवाड़ के नाम से जानते हैं, जो हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं अब इस शेर के साथ उनको आवाज देता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल तो मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मुंह उसने कभी छूकर नहीं देखा। जनाब संजय गायकवाड़। आपका शेर अभी भी लोगों को ख्याल में नहीं आता। एजुकेशन दुर्गा स्कूल और जूनियर कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के रहीम साहब, हमारे हफीज भाई, फूल सिंह राजपूत, विनोद कुरैशी, गजूहोद आंदड़े, मोइन काजी, शब्बीर अमीन भाई, हमारे वहानी सर, वकार सर, यासिन चाचा, मोबिन, जकरिया जी, अमीन भाई, व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर, जिन जिनका यहाँ पर इस्तेकबाल हुआ वो सभी डॉक्टर, सब माजी नगर सेवक, समाज सेवक, पत्रकार और उपस्थित हमारी सभी माताएं, सभी स्टूडेंट और मेरे भाई और बहनों। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी 1960 में जिसकी स्थापना हुई, आज 62 साल बीतने के बाद भी ये संस्था अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का पवित्र काम कर रही है। और केवल काम ही नहीं कर रही है, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज 20 लोग यहाँ से MBBS में गए। एक बेटी जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही है। मैं बार बार जहाँ भी जाता था मैं भाषण करता था कि सही मायने में सभी लोग भाषण का नेता लोग बोलते थे, सभी पार्टी के लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन उस वक्त कभी मुस्लिम समाज को नौकरी के अंदर जितनी तादाद में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना समाज का न्याय वो दे पाएंगे, ऐसी भूमिका लेने के लिए कोई भी पार्टी आज तक सामने नहीं आई। हम एक ही हमारी मुस्लिम लड़के एक जज हो गई तो पूरे राज्य में एक ही हम उदाहरण देते कि वो एक लड़की जज बन गई। ये 10 साल पहले से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये 10 साल में कम से कम एक लड़की के ऊपर हम 10 तक क्यों नहीं पहुँचे, हम 20 तक क्यों नहीं पहुँचे, हम 50 तक क्यों नहीं पहुँचे, हम 100 तक क्यों नहीं पहुँचे। पहले तो ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज का एक टीचर या एक पुलिस वाला जो खुद की मेहनत से पुलिस में जाता था और DLED में टीचर बनते थे। अब पहली बार इतनी तादाद में डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हम लोग देख रहे हैं। और ये स्थिति बदल के हमें इससे भी ज़्यादा जो आज उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अंदर इतने लोग पढ़कर आगे गए, जगह जगह पर इसी तरह के स्कूल में अगर हमारे लोगों को शिक्षण दिया जाएगा तो सही मायने में हमारा समाज प्रभाव के एक इसमें आकर राज्य का समाज बनेगा। आज सबने पूरे समाज में, पूरे धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सब में ज़्यादा अगर होशियार कोई है तो हमारी लड़कियाँ हैं। आप कहीं का भी रिजल्ट देखो, आप बता दो सर आपका रिजल्ट कि 8वीं में 100%, 10वीं 100%, 12वीं 100%, इतने परसेंटेज में सब बच्चे पास हो गए। लेकिन लड़कियां जो लगन से पढ़ती है, लड़कियां जिस तरह का स्टडी करती है,
और ज़्यादा मार्क लेकर जब भी हम पेपर पढ़ते हैं, जब भी हम बात में न्यूज़ देखते हैं, तो सब में ज़्यादा पढ़ती है तो सारी बच्चियाँ। लेकिन उन बच्चों को अभी पढ़ने के बाद में आगे के एजुकेशन के लिए हम लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। केवल बच्चे 18 साल के होगी, 20 साल के होगी, शादी करना और चूल्हे में झोंक देना, ये हम लोगों ने बदलना चाहिए। तभी हमारी एक जज है तो हमारी 100 जजेस बनेगी, हमारी एक IPS बन रही है तो हमारे 50 IPS यूपीएससी के मदद से बनेगी। ये ख्याल देते हुए हमें एजुकेशन देना चाहिए। आप एक बात सभी समाज थोड़ा छाती पे हाथ रख के बताइए कि मैं पूरे शहर में, मैं जिले में पूरी विकास की गंगा ला रहा हूँ, जगह जगह मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम एरिया में काम मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ? कई जगह तो ऐसी है कि घर में कोई गुजर जाए तो जनाजा बांध नहीं सकते, मैं वहाँ पर क्या करूँ? मैं कई बार सोचता हूँ कि पीछे हम मौलवी वगैरह हम सब बैठे थे कि आपका कब्रिस्तान भर गया, कब्रिस्तान में जनाजा रखने के लिए जगह नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैंने कहा कि आप मुझे 20 एकड़ जमीन दो, मैं सारे कब्रिस्तान की सिक्योरिटी वाल और वो जगह का खर्चा मैं करता हूँ। ये बात कुछ साल हो गया, सब लोग बोलेंगे हम पहल करेंगे, बात करेंगे, कोई सामने नहीं आया। कब्रिस्तान नया बनाने की बात मैंने की, आपने बताया सर मैं 1 कोटी रुपए नहीं, मैंने 1 करोड़ तो खाली 1 करोड़ 10 लाख तो इनको दिया। आज तक बुल्ढाना जिले के इतिहास में कब्रिस्तान को कितने पैसे आ जाएंगे? मेरे मोसला के कब्रिस्तान को 25 लाख रुपए दिया, 35 लाख। जो लोग मक्का मदीना गए होंगे, वो मक्का मदीना का जो गेट आपने वहां देखा है, वो मक्का मदीना का गेट अब आप हमारे जुमेगांव के मस्जिद के सामने देखेंगे। बहुत आमदार आते थे, बहुत मंत्री आते, शादी खाना देते, कितने रुपए का? हमारे मोहल्ले में दिया शादी खाना 5 लाख का, कई जगह पे 2 लाख का शादी खाना। मेरे जुमेगांव में भाई सभा हो गई, ये लोग बोले हमें शादी खाना चाहिए। अब ये क्या अलग बोलने वाले थे, जो पहले वैसा था वैसे वो बताएंगे हमें 10 लाख का चाहिए। चलो बोला ठीक है मैं 25 लाख देता हूँ। बाद में सोचा 25 लाख में ये लड़की कहाँ बैठेंगी, वो लेडीज कहाँ बैठेंगी, जेंट्स कहाँ बैठेंगे, वो अपना दूल्हा आता वो कहाँ बैठेंगे। फिर मैंने और 50 लाख बढ़ा दिया, 75 लाख बढ़ा दिया। मतलब आप इसमें बढ़ा, मैं ये भी बात आपके सामने रखता हूँ कि मैंने कई बार हमारे सज्जा से और हमारे नगर को बोला कि मुझे इकबाल नगर में 2 करोड़ का शादी खाना देना है, 2 करोड़ का। आप मुझे जगह दो, 2 महीने के अंदर काम चालू करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं नारियल फोड़ता नहीं, मैं जूता उद्घाटन करता नहीं, मैं जूता आश्वासन देता नहीं, जब बोलता हूं तो करके दिखाता हूं और मैं करके दिखा रहा हूं। इसलिए डेवलपमेंट करना तो कहाँ करना, इतनी सी जगह भी अपने एरिया में मिलती नहीं। फिर भी आपको बताना होगा कि बुल्ढाना शहर अब बदल रहा है। कोविड के 2 साल, अभी आमदार को भी 2 महीने बाद 2 साल 3 साल पूरे होंगे, जिसमें सबके 2 महीने कहाँ गए, 2 साल कोविड में गए। कोविड में भी सब बंद था और रमजान का महीना चालू था। सुमन चंद्रा कलेक्टर थी, मस्जिद में घुस के उसने मस्जिदें बंद कर दी। बुल्ढाना के जिले में एक भी मस्जिद खुली नहीं थी सिवा बुल्ढाना शहर छोड़ के। 21वें दिन 21 का रोजा जिस दिन आया, उस दिन जो हम गृह मंत्री नांदरा से गुजर रहे थे, तो वहां पर उनको लोगों ने अपने रुकाया कि बुल्ढाना में सभी मस्जिदों में नमाज पढ़नी जा रही है, हमारे नांदरा में परमिशन क्यों नहीं है। तब जहां कांग्रेस का आमदार था वहां मस्जिदें बंद थी, और जहां सेना का आमदार था वहां मस्जिदें चालू थी। और 21वें दिन जब मिनिस्टर ने बोला एसपी को कि बुल्ढाना चालू है, तो वो आमदार को डरते क्या? तो डरने की बात नहीं, इबादत की बात है। इसलिए मैंने वहां पर वो चालू किया और 21 के दिन के बाद सारे जिले में चालू किए, जब तक चालू नहीं थी। ये सब धार्मिक भावना को रखते हुए मैंने वो डिसीजन वहां पर लिया था। जब आप मेरे ख्याल से जनाजा अगर लेने का रहा तो 5 लोग के ऊपर परमिशन नहीं थी। आपको पता है हमारे डोंगरे साहब गुजर गए थे, बब्बू से डोंगरे,
उनके लड़के का मेरे को फोन आया, स्टूडेंट का और बिलाल सेठ का, कि हमारे बप्पू सेठ गुजर गए और लोगों की इच्छा है कि वहाँ जाना है। बोला आप फिक्र मत करो, मैं खड़ा रहूँगा, आप जाओ, क्या होता है मैं देख लूँगा। 5 लोगों की जगह 5000 लोग गए, 5 की जगह 5000, और किसी के ऊपर एक्शन नहीं हुई, किसके ऊपर नहीं, पूरा जिम्मा मैंने उठाया। तो समाज की भावना का कदर मैं करना मैं जानता हूँ, इसलिए सारी बातें मैं कर पाई हूँ। कोविड में जो आपने बात रखी नानी सर, कोविड में तो मैं बोलता कि मेरा अकेले का ऑफिस 24 घंटे चालू था। सब डिपार्टमेंट के, सब नेता के, सब मंत्री के, सब आमदार के, सब ऑफिस बंद थे, मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला था। मेरा पूरा परिवार, मेरे पीए, मेरी टीम, हमको एक ही काम, सिर्फ लोगों की जान बचाना, वेंटिलेटर देना, ऑक्सीजन बेड देना, उसको कौन सा अपना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला के देना, सारी बातें। यहाँ तक कि इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग चल रही, लेकिन मैंने लोगों की जान बचाना छोड़ा नहीं। और सबसे ज़्यादा उपकार मानना पड़ेगा डॉक्टर सचिन वासी का। इसको तो भगवान का रूप लेके अल्लाह ताला का रूप में उसको भेजा, भगवान का रूप में यहाँ पर आया। इसने बेचारे काहे की परवाह किया नहीं। और वो डॉक्टर संजय थी, उसके तो बच्चे कोविड के बारे में सुने। अरे तुम उस वक्त डॉक्टर तो कुछ इंसान थे, कुछ भगवान थे और कुछ शैतान भी थे। लूट के मारे लोगों को। अरे 2 का स्कोर आ गया तो 10 के स्कोर तक की इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। 2 के स्कोर का पेशेंट दवाखाने में जाकर 24 पे जाता, 25 लाख का बिल निकलता, फिर भी आज पेशेंट खत्म। उस टाइम में बड़े कम से कम 4000 क्विंटल के ऊपर गरीबों का अनाज बांटा। मेरी हेल्प डाली कि जिसके घर में अनाज तो मुझे सिर्फ फोन करें, मैं आपके एरिया में हमारे मोहम्मद ठेके के माध्यम से इधर भी बांटने का प्रयास किया। कम से कम 4 से 5,000 कुटुंब जिनको खाना नहीं था उनको पार्सल पहुँचने का काम। केवल चावल दाल ऐसा नहीं, उसमें नमक, मसाला, मिर्ची, तेल, जो भी जरूरत है सारी जरूरतों का सामान मैंने यहाँ पर पहुँचा। कुछ लोग हराम खोर थे, जिन्होंने इंसानियत भूल गए थे, अपने माँ बाप का हमको जन्म दिया वो भूल गए थे। माँ मर रही है, बाप मरे तो हाथ में लगा रहे, उनके अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच रहे, वहां जाने के बाद में दूर से ही भाग जा रहे। अब ऐसी स्थिति में हमारे जैसे क्या शुरू कर लेना, उसका पूरा क्रियान्वयन का काम करते घूमता था कि कहीं कोई किसी को कोई जरूरत तो नहीं। जब कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन चलता पूरा का पूरा एरिया बैन था। और एक 5 साल का बच्चा स्टेट बैंक चौक में, उसने मेरी गाड़ी देखी और उसने दौड़ना चालू किया, क्योंकि रास्ते में पूरी पुलिस थी और प्रशासन के लोग थे। तो वो बच्चे के पीछे मैंने गाड़ी लगाया, मैंने उसको रुका, बोला बेटा क्या तू की भाग क्यों रहा है, और तेरे साथ कोई तो यहाँ क्या कर रहा है। तो बोला काका मला 10 रुपये जाए, मतलब दुकानें बंद हैं, पान टपरियाँ बंद है, सब बंद है, तो 10 रुपये के करेगा क्या। नहीं मुझे आप 10 रुपये दो। मैंने 50 की नोट निकाला, वो चल लिया नहीं, फिर मैंने जबरदस्ती डाल दिया। वो लड़का भागते हुए गया दवाखाने में, सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ शिव भोजन जब चालू था, उसने शिव भोजन लिया अपने हाथ में लेने के बाद में वो चढ़कर गया डायरेक्ट ऊपर के बाहर। वो बच्चे के पीछे मैं भी गया। जाने के बाद में जैसा दवाखाना नजदीक आया, उसके माँ का बेड का नजदीक आया, वो लड़का भागते गया। उसने उसकी माँ के बाजू में पेट के खाना रखा, 2 रोटी माँ को खिलाया, चावल भात खिलाया, दाल खिलाया, 1 रोटी उसने खाया, 2 निवाले चावल से खाया, और वो लड़का अपनी माँ की बाजू में सो गया। कुछ दिन के बाद में मैं सैनिटाइजर की मशीन फिट करने दवाखाने में गया, तो वो लड़का मुझे फिर शिव भोजन के लाइन पे दिखा। देखने के बाद में मैं वहाँ गया, मैंने वो शिव भोजन को बोल के रखा था कि ये बच्चा जब भी आएगा इसको शिव भोजन फुकट में देने को पैसे मांगना नहीं, तूने इसको खाना क्यों किया लाइन में। उसने बोला कि भाऊ मेरा ख्याल नहीं, मेरी गलती हो गई। फिर मैंने शिव भोजन दिया, मेरे हाथ में लिया, एक हाथ से बच्चे की उंगली पकड़ा और मैं चलने लगा उसकी माँ के पास में। जैसे वो गेट नजदीक आया, वो बच्चे ने मेरे हाथ को झटका मारा, मेरे हाथ का शिव भोजन छीन लिया और माँ के पास में जाके माँ को वो उठा रहा। माँ उठ, मैं खाना लेके आया हूँ, माँ उठ, मैं खाना लेके आया हूँ। वो माँ को हिला रहा है, माँ के शरीर से कोई हलचल नहीं हो रही है। 2-4 मिनट उसका ये सब चालू था। उसने दाल चावल और रोटी का निवाला लिया और माँ के मुंह के पास लेके गया, लेकिन माँ मुंह खोल नहीं पा रही है, आंखें खोल नहीं पा रही है।
मेरी नजर सामने के डॉक्टर साहब में गई। डॉक्टर साहब ने सब अपनी गर्दन झुका ली। मैंने नर्सेस के ऊपर नजर डाली, उन्होंने भी डॉक्टर नजर नीचे दिखाई। बाद में फिर डॉक्टर मेरे पास में आया और उसने कहा कि बहू ये औरत 2 साल से मरी पड़ी है, 2 घंटे से अपनी मरी हुई माँ के मुंह में बच्चा निवाला डालने के वहां पर तड़प रहा था। और जब पता चला तो उसको ना माँ पिता थे, ना कोई नजदीक का रिश्तेदार, ना कोई मामा, ना कोई वो भाई अकेले, और वो लड़का भी अकेले। फिर मैंने मेरे लोगों को बुलाया, वो भाई का अंतिम संस्कार करवाया, वो महिला बाल केंद्र वालों को बुलाया, वो लड़का उनके ताबे में दिया। एक पेपर में ऐड दी 15 दिन में कि भाई ये लड़का किसकी पहचान का है क्या, इसका कोई गरीब रिश्तेदार है क्या, तो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। बाद में फिर मैंने दूसरी ऐड लगाया कि ये बच्चे को कोई गोद ले सकता क्या, तो भंडारा का एक फैमिली वहाँ पर आई। हमने सारी कायदेशीर जो चीज़ें थी वो सारी हमने पूरी वहाँ पर तपासने के बाद में हमको ऐसा लगा कि ये पार्टी जो परफेक्ट है, हमने बच्चा उनके समय में दे दिया। लेकिन आए दिन टीवी पे खबर चलती थी, बच्चे को अगवा किया, उसकी आंखें निकाल ली, जिसका हाथ छाट दिया, उसको अपंग बनाया, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। होना हो तो ये बच्चे से ऐसा तो नहीं हुआ। फिर बाल संगोपन केंद्र की टीम, पुलिस की टीम, हम वो लड़कों को जहाँ दिए गए उसको दिया था, हम वो भंडारा जिले में गए। और जहाँ जैसे ही हमने वो घर के सामने कदम रखा तो उतना बड़ा बंगला देख के हम लोग पागल हो गए कि जो बच्चा 5 रुपए की रोटी के लिए, 5 रुपए का रोटी का निवाला अपने माँ के मुंह में खिलाने के लिए दर दर के भटके खा रहा था, वो 50 करोड़ का मालिक बन गया। 50 करोड़। ऐसी कई खतरनाक बातें उस वक्त कोरोना में हम लोगों ने हैंडल किए, बहुत लोगों को बचाने का काम वहाँ पर किया। अभी भी आप देख रहे हैं कि बुल्हाना में बहुत सारे गरीब लोग हमारी तरफ हैं, तो इसका इलाज करने का रहा तो हमको आकोला रेफर करते हैं, हमको औरंगाबाद रेफर होना पड़ता, जालना रेफर होना पड़ता। हमारे बुल्हाना जिले में 17 साल मंत्री रहे, कई आमदार बन गए, कई पायलट मंत्री आ गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज लाने की हिम्मत किसके पास में नहीं थी। 600 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मैं लेकर आया हूँ। अब मेरा कोई पेशेंट मरेगा नहीं, यहाँ से औरंगाबाद जाने तक 3 घंटे लगते, मरने वाले के पास टाइम रहता नहीं। न जाए पिछले रास्ते में कितने लोग मर जाते, ना आपका जाना पड़ेगा ना जालना जाना पड़ेगा, सारी सुविधा युक्त। और हाँ, उसमें कम से कम 60,000 बुल्हाने के लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरी भी वहाँ पे मिलेगी। 60,000 लोगों को मैंने कृषि महाविद्यालय में मंजूर करके लाया। कृषि महाविद्यालय में भी 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। और गरीब जो किसान के बच्चे वो पढ़कर वहाँ से देश के जो आगे निकलेंगे, जिसका डोनेशन 15 लाख रुपए फुकट में 600 सीट वहाँ पर भरी जाएंगी और सबको वहाँ पर बड़ी सारी अच्छी नौकरियाँ मिल जाएंगी। मैंने सब क्षेत्र में डाल दिया। वाटर सप्लाई की स्कीम में, शहर के डेवलपमेंट में इतनी सारी चीजें बुल्हाना में बन रही है कि शायद इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता है। पहले चुनाव आ गया था, सब बोले संजय गायकवाड़ आएंगे तो आएगा तो सबको भानगड़े होंगी, दंगे होंगे, अमुक होंगे, धमुक होंगे। अभी सब ने सही शेर मारे कि जाके नजदीक जाके देखो पैसे। ये सारी अफवाहें थी, किसने थी, उनको तुम्हारे पकड़ में होना था। और मुस्लिमों को क्या है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होना, कोई डेवलपमेंट नहीं होना, खाली कोई भी चीज़ा बना के जाए तो उसको कितने साल डालोगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि शिवसेना के बाबा साहब ठाकरे जिनके हाथ से कितनी बार बाकी लोगों ने हमारा वोट लिया, वो बाबा साहब ठाकरे 1992 में जो बाबरी का जो मसला हुआ था, उस वक्त पूरे देश में, पूरे राज्य में दंगे हो रही थी, मुंबई जल गई थी, 40 लाख मुस्लिम समाज के लोगों ने मुंबई छोड़ी थी। उस वक्त एक मुस्लिम परिवार का घर कुछ लोगों ने जलाया था। वो अपना घर चलने के बाद में जो कलानगर का गेट है बाबा साहब ठाकरे घर के सामने का, वहाँ पर वो परिवार बाबा साहब ठाकरे के ताकने की राह दिख रहा था। 3 बच्चे, एक उसके पिता, उसके वालिद और उसकी अम्मा, ये सब बच्चे वहाँ रुके हुए थे। बाबा साहब ठाकरे की गाड़ी जाने के बाद में जब उनको हाथ दिया, बाबा साहब ने गाड़ी उठाया, क्या काम है, बोला आपसे बात करनी है, उनको छोड़ो। वो सब परिवार अंदर गया। शुक्रवार का टाइम था, दोपहर की नमाज का टाइम था। बाबा साहब घर में जाके फ्रेश होकर आ गए। जब तक ये परिवार बैठा था, वो बेचारी अम्मा जो है वो बात रो रो के बता रही थी, बाबा साहब हमारा घर जलाया,
हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, हमारे बच्चे के कपड़े जलाए, बहुत लोगों को पीटा। ये जब वो बेचारी माँ अपने घर का सारा जो होया था वो पूरा बता रही थी, जब उसके पिता पति जो थे वे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे, तो बादशाह ने पूछा कि आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे? बोले आज जुम्मे की नमाज है, मेरा नमाज का टाइम हो गया। एक सेकंड में बादशाह ठाकरे ने क्या बोला, मेरे घर में चलेंगी? उन्होंने छापा को इशारा किया, छापा चटई लेके आया, और वो बाबरी मस्जिद का प्रकरण होने के बाद में पूरे मुंबई में जब दंगा हो रहा था, जब एक मुस्लिम परिवार बादशाह ठाकरे के घर में जुम्मे के दिन नमाज पढ़ रहा था। ये बात आपको कोई पक्ष वाला बताएगा नहीं, ये बात कोई कांग्रेस वाला तुमको बताएगा नहीं, कोई पार्टी का बताएगा नहीं, बताएंगे तो उल्टा ही बताएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बार बार ये बताया गया कि ये मुस्लिम के खिलाफ में थे। वो जो लड़ाई चलते थे वो कोई हिंदुत्व से मुस्लिम की नहीं थी, वो सिया की लड़ाई थी, हर राज्य में राज्य करने की लड़ाई थी। और वो लड़ाई जब चली थी तो कल्याण की सुबेदार से मुस्लिम शिवाजी राजा के शिवाजी महाराज की फौज ने कल्याण को जीता, और कल्याण को जीतने के बाद में वो कल्याण का सुबेदार मारा गया, लेकिन उसकी सुंदर से एक बेटी थी, उसको फौज के कुछ लोगों ने उठाकर लाया, और लाने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया, और पेश करने के बाद में ये सारे फौज को लगा कि शिवाजी महाराज हमको बड़ा अच्छा इनाम देंगे, इतनी सुंदर औरत अपन लेके आए। पर वो औरत को जब शिवाजी महाराज के सामने खड़ा किए, शिवाजी महाराज ने उनके कर्मों को देखा, और क्या अल्फाज थे उनके, ये अगर इतनी सुंदर अगर मेरी माता होती तो मैं कितना सुंदर होता। और वो औरत को बाइज्जत हिंदू समाज के रीति रिवाज के मुताबिक, मुस्लिम समाज के रीति रिवाज के हिसाब से उसको उस टाइम में जो साड़ी चोड़ी वगैरह देके कुछ द्रव्य देके दान देकर उसको बाइज्जत से घर को पहुंचाया वो शिवाजी महाराज। लेकिन हमारा खुद जो बताया जाता बार बार वही बताया जाता। आप सुनते हैं कि पुणे पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने घुसकर वार किया था शाहिद खान के घर में, रात को 1:30 बजे लड़ाई चल रही, शाहिद खान की उंगलियां कट गई, और शाहिद खान की औरत दौड़ते दौड़ते आई, और उन्होंने कहा अजी अपनी बड़ी बेटी गायब है, बड़ी बेटी गायब है। जब शाहिद खान के अल्फाज क्या थे, शिवाजी महाराज के लोग लड़ाई करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, लेकिन अपनी बेटी को उठाकर नहीं लेके जाएंगे, कोई भी और हाथ नहीं लगाएंगे, और 15 मिनट में लड़की उनके सामने वापस आती है। ये था शिवाजी महाराज का काम। औरंगजेब बादशाह इतनी उम्र उनको मिली, इतना पूरे देश में उनका राज्य था, लेकिन उन्होंने अपनी कब्र की व्यवस्था जो थी तो भी सिंह के उन्होंने जो पैसे जमा किए थे उनके जो राज्य था उसका पैसा नहीं उठाया। जब मेरे जनाजे का खर्चा मेरे कब्र का खर्चा आएगा तो वो इसमें से किया जाएगा। जब वो नमाज पढ़ रहे थे और एक वहाँ का सिपाही आया, उसने कहा कि शिवाजी महाराज उनका इंतकाल हो गया, तो उसी वक्त वही हालत में औरंगजेब बादशाह के लिए अल्फाज थे, ये परवतदिगार, ये सबके मालिक, बाल बेटियों की रक्षण करने वाला राजा छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहा है। एक ऐसा राजा आ रहा है कि जिसने औरंगजेब की इज्जत की, एक ऐसा राजा आ रहा है कि जिसने स्वराज निर्माण किया, इसने मेरे जितने भी पुण्य होंगे वो सब उनको बाहर कर दे, और तेरे इसके दरवाजे, स्वर्ग के दरवाजे, क्या अपन जन्नत के दरवाजे इनके लिए खुले कर, ऐसी प्रार्थना हुई है बादशाह ने, किसी लिए ये बात हमको कोई बताई नहीं जाती। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे आमदार के लिए केवल 1 साल हो गया, 2 साल कोरोना में गए। आपकी स्कूल में मैं आपसे मैं मालूमात दे रहा था कि 10वीं तक क्या अपना इंग्लिश मीडियम है, बाद में कि बच्चे को बाहर जाना पड़ता। आज मुझे बताओ कि जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो आखिरी तक अगर वहाँ पर जूनियर का एजुकेशन में उसको यहाँ मिला, 12वीं में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक स्कूल से पढ़ के बाहर जा सकते हैं। इस तरह का कुछ करो और करने के आप मेरा माध्यम है। मैं बोलता अपना राज्य का मुख्यमंत्री पागल है। 1-2 साल के बाद में मैं आप लोग भी बोलेंगे कि भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री किसने देखा नहीं, ऐसा काम करके दिखाने वाले। आप मेरे साथ में चलो, सारी परमिशन लेकर काम अपन करें।
लेकिन हमारी कौम सीखना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे पैदा हो तो बस कुछ काम धंधा करेगा, परिवार चलेगा, नहीं। जब तक हम सभा में आएंगे नहीं, हम सत्ता में आएंगे नहीं, हम महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री मुझे पता है आप लोग भाई बहन से बैठे, अभी लगभग 6 बज रहे हैं, 3.5 घंटे से आप बैठे, इससे मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बात भी अभी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि राज्यों को ऐसे सीएम मिल गए कि शायद इससे पहले कभी ऐसा सीएम हुआ नहीं और आने वाले का कभी होगा भी नहीं। कभी सीएम के साथ हमारी बात होती नहीं थी, कभी हम बंगले पे जा नहीं पाते थे, इसलिए सारा ये उठाव पूरे महाराष्ट्र में हो गया। अभी आप सब लोग देख ही रहे कि क्या कर रहे हैं, तो बात तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन जो डिमांड यहाँ पर आप लोगों ने रखी है, मैं तो पैसे देने के लिए तो कभी कहीं कम गिरता नहीं। मैंने 50 लाख का शादी कहा जरूर घाट में दिया, इंदिरा नगर में बहुत सारा पैसा दिया। अभी जो आपने कहा कि वो लैब हमें चाहिए, और अगर पानी आया तो हम कहीं बैठ के पास उसमें में हॉल चाहिए, और यहाँ पर हमें 7 लाख की ज़रूरत है। ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। आप समाज के हिस्से जरा कोई अच्छा बड़ा बोलो तो बात बन जाए कि जो लोग मुझे 10 लाख मांगते हैं तो मैं करोड़ों में लेता हूँ। मैं चिल्लर में, आप चिल्लर आमदार नहीं हूँ। ये सारी सुविधा जो मेरे आप जो बच्चों के लिए मांग रहे हैं, आप बच्चे के लैब में अगर नहीं तो जा सकेंगे तो बच्चे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप अगर बच्चे के लिए अगर यहाँ पर नहीं तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ये बच्चे मैदान में क्या करते हो, इनको खेलने के लिए मैदान ही नहीं है, तो ये बच्चे फिट बनेंगे कैसे? इनको तो अभी भी सारी बीमारियाँ लग जाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चे खेलते नहीं, मजबूत बनते नहीं, जब तक कोई मजबूत बच्चा माँ बाप के घर में वहाँ पर उसको मिलता नहीं। इसलिए मैंने स्पोर्ट में भी बहुत काम कर लिया। अभी अपना जिला माता स्टेडियम जो है उसको मैं डेनेट बना रहा हूँ। अगले साल से आप वहाँ डेनेट के मैच खेल सकते सब बच्चे, अगले साल से। उसको जो गैलरी झूठ में जो धूप लगती, वो गैलरी जो मैं 2 महीने के अंदर चालू करने वाला हूँ, और अंदर का जो पूरा मैदान है उसको टोटली हम ग्राउंड बना रहे हैं। आर्चरी का मैदान, रेसलिंग का मैदान, खो खो का मैदान, यहाँ तक के ओलंपिक में तुम जो सिंथेटिक ट्रैक का मैदान देखते, उसका भी काम 2 महीने में बुल्ढाने में चालू हो रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर तुमको सिंथेटिक ट्रैक का मैदान दौड़ने के लिए, कंपटीशन के लिए बुल्ढाने में खुला हुआ दिखेगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जितने भी गेम है सबके मैदान अपने बच्चों के लिए मैं बुल्ढाने में वहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक के कीड़ा पकड़नी जो होती है निवासी, जो बच्चों को घर में खुराक नहीं मिलती, जहाँ अंडे मिलेंगे, जहाँ बादाम मिलेगा, जहाँ दूध मिलेगा, जहाँ काजू मिलेंगे, जहाँ घोष मिलेगा, जिसके ऊपर पूरे महाराज में हम चाहे थे सारी प्रोटीन की चीजें बच्चों को मिलने के लिए सारी व्यवस्था मैं कराऊँ। हर समाज की हर जरूरत के ऊपर मेरी कड़ी नजर। एक आधा अंदर आता है तो वो कोई जल क्रांति में आ गया होता है, कोई आता है तो रस्ते में आता है, कोई आता है एजुकेशन पे इसमें आता है, लेकिन मैं ऑल इन वन में आगे रहने वाला अपना हूँ और ऐसी सारी चीजें करके दिखाऊंगा कि शायद अपना बुल्ढाना मिसाल बन जाएगा। बुल्ढाने तो लोग देखने के लिए आएंगे। अभी मैंने 25 करोड़ का पर्यटन कहाँ पर
जलगांव डैम के नीचे 25 करोड़ के पर्यटन में नाना नानी पार्क, झूले झूलिया, बगीचा और वो डैम के अंदर कलर फाउंटेन, वहाँ बोटिंग और 100 ईयर बिफोर इंडिया, 100 साल पहले का भारत, जिंदा भारत, वहाँ पर मैं खड़ा कर रहा हूँ, जिंदा। अभी तुम्हारा टीवी तालाब है ना, टीवी तालाब में मैंने डाल दिया 5 करोड़ रुपए। वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वो टीवी तालाब में डे नाइट में रहेंगे हमारे फाउंटेन, कलर फाउंटेन, बोटिंग, बाजू में पूरी स्टेप रहेंगी, पूरा बगीचा रहेगा, दौड़ने के लिए ट्रैक रहेगा, योगा के लिए, व्यायाम के लिए जगह रहेंगी, कैंटीन रहेंगी। ऐसे डैम के ऊपर तुझे देखा भी नहीं। तुम्हारा ये संगम तालाब, इधर अभी संगम तालाब में डाला था 7 करोड़ रुपए, उसको भी स्तर का बनाएंगे। हमारे यहाँ धोबी चौरा जंगल देगा, उसको देख रहे हो, तो तुम्हारा मक्का बुना के वाला वहाँ भैसा बैंक की, उसको भी एक करो। और सबका पड़े रहेगा सिविल बैंक के जैसा। और तुम्हारा लेडी क्लब, उसका भी नाम पड़ता है कि उसको 1 करोड़ में डाल दिया है। इतना सुंदर हम बनाएंगे कि हमारे बहू, बेटी, बच्ची, नाना नानी सब घूम पाएंगे। हम पल्डक डैम के नीचे तुम्हें पर्यटन बनाओ, नलगंगा डैम के नीचे पर्यटन बना रहा हूँ। तुम्हारा एक घाट का रास्ता जो है सिंगल, उसको डबल बना रहा हूँ इधर से इधर से। और वो जो घाट से ऊपर मैं रोपवे बना रहा हूँ, रोपवे। अभी पूरे महाराष्ट्र में बर्ड पार्क कैसी अलग अलग जाति के प्राणी रहते हैं, वो बर्ड पार्क में प्राणी बना रहा हूँ, उसको पक्षी अभयारण्य करते मराठी में। 50 मीटर का ओलंपिक दर्जे का स्विमिंग टैंक आप सबके लिए निगरानी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बेरोजगार बच्चे पढ़ते पर नौकरी मिलती नहीं, रोजगार तो करना चाहते लेकिन जगह मिलती नहीं। दिवाली के बाद में बुल्ढाने में 1200 दुकाना बांधने का काम हाथ में लिया और वो काम 1200 से स्टार्ट होगा और 2400 को रुकेगा। तो हमारे वहीं से दुकाना के चक्कर में हर बार चुनाव में इधर उधर चल जाते हैं। उनको लगता है ये हमको अपना टप्पी का नेता है, टप्पी का नेता देंगे। नेता ने 25 साल पूरे कर लिए पर टप्पी नहीं। पर आप मेरे पीछे नहीं घूमते तो भी चलता, मैं आपको दुकान दे दूंगा पक्का। ये सब आमदार आते गए, किसने जात के नाम पे वोट मांगा, किसने धर्म के नाम पे वोट मांगा, लेकिन मैंने चुन के आने के बाद एक ही बात तय कर ली कि मैं कोई हिंदू का आमदार नहीं, मैं कोई बौद्ध का आमदार नहीं, मैं कोई मुसलमान का आमदार नहीं। हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में जो मेरे से जो काम चाहता हूँ, हर आदमी का आमदार हो, हर किसी का मैं आमदार हूँ। मैं आमदार नहीं, हमारी सारी आवाम आमदार है, वो सबसे मैं चल रहा हूँ। महिला की सुरक्षा के लिए बुल्ढाना में बुलेट मिसाइल टेक्नोलॉजी के 250 कैमरे का फिट कराओ, ताकि कोई हमारी महिला की तरफ नजर करके देखेगा तो पकड़ा जाएगा सारी जगह पर। और मैं आज भी सबको अपील करता हूँ, सारे राष्ट्र को भी करता हूँ कि आप मुझे कब्रिस्तान की जगह दें। आप मुझे शादी खाने की 2 करोड़ रुपये देता हूँ, 5-10 नंगा आदमी में वो जिंदा हूँ। वैसे मैं घर से लाता, चाकल से लाता, तो देख के लाता। शादी करना होना तो एक तरफ महिला की व्यवस्था, एक तरफ देश की व्यवस्था, साथ में दूल्हे की व्यवस्था, दुल्हन की व्यवस्था, उसके जो भी विचार उसके साथ में उनकी सारी व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अभी जिन बच्चों ने अच्छा स्टडी किया, अच्छे केस में जो उनको मार्क्स मिले, जिन लोगों ने नंबर नंबर मिलाया, वो सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो प्रोग्राम आयोजित किया मुझे तो लगता नहीं था कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे 2 दिन से टाइफाइड का बुखार हो, रात को 2 बजे इतना बुखार था कि सवेरे उठूंगा कि नहीं पता नहीं। और आदत की पड़ी है तो उठा जाएगा, उनको पानी आया उठ गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया और उर्दू एजुकेशन सोसाइटी जिन्होंने मुस्लिम समाज के लाखों बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चे आज पढ़कर नौकरी में गए, व्यवसाय में गए, कुछ डॉक्टर बने, कुछ वकील बने, कुछ पत्रकार बने, कुछ टीचर बने। मैं आपको खास सबको आपको धन्यवाद दूंगा कि ऐसी तरह की स्कूलें, ऐसी तरह की संस्थाएं ज़्यादा दिन टिकी नहीं, वो खत्म होते गए और ये आपने अच्छी तरह से चलाए, इसलिए मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ। और इससे अच्छा काम करने के लिए आप मेरी मदद मांगो,
मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जो भी आपको मान्यता चाहिए वो लाने के लिए मैं आधी रात को बोलेंगे तो आधी रात आपके साथ आने के लिए तैयार है। इतना ही कोशिश करो कि हमारे मुस्लिम परिवार का एक भी बच्चा विदाउट एजुकेशन के ना रहे, उसको एजुकेशन मिले, उसको नौकरी का चांस मिले। ये प्रयास आप करो, मैं इसकी बात करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। हाँ हजरात, अभी आप जो है हमारे आमदार साहब की जो तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने जो कुछ भी बताया पूरी सच्ची बात कही है। एक एक वाक़या जो सुनाया वो सब की सब सही है। ऐसे कई वाक़यात हैं और मैं आपको इस बात की जमानत देता हूँ कि आमदार साहब ने जो बात आपके सामने रखी है कि इस स्कूल के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी उसके लिए वो हमारे खड़े रहेंगे, हमेशा हमारे साथ में खड़े रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि संजू भाई ने जो बात कही है, मुमकिन है क्या ही बेहतर होता कि यहीं पर कुछ ऐसा ऐलान होता हमारे स्कूल के लिए। तो ये पेरेंट्स और ये जो हज़ारों बच्चों की ये यूँ समझ लो कि तकरीबन 1000 बच्चे तो यहाँ मौजूद है, तो ये अपने पेरेंट्स को जाकर कहते हैं कि हमारे संजू भाई आए थे, हमारे आमदार साहब आए थे और अम्मी जान, अबू जान, भाईजान हमारे स्कूल के लिए ये चीज़ें उन्होंने दी है और इस बात की उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर देंगे। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि वो अगर इस तरह से थे कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ और जाओ बच्चे खुश रहो, इंशाल्लाह आपके गट्टू भी लग जाएंगे, आपकी जो है आपका ये समझिए हॉल भी हो जाएगा और आपकी जरूरत भी हो जाएगी। इस तरह का जो वो मदद कर रहे हैं तो उम्मीद है कि बस हम ये चाहते हैं कि आज ऐलान करें। मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने खुली दिल से दे दिया। जी हाँ, हम लोग जो है मैं इदारे की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, हमारे समाज के लोगों की तरफ से भी हमारे आमदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो उनके सामने मांग रखी, जो हमारी स्कूल की नीड थी, वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी और जैसे जैसे हालात आएंगे उसके बाद की बात है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज तक के जितने आमदार आए तो हमने देखा कि हमको सिर्फ आज से तकरीबन 30 साल पहले सिर्फ एक समाज मंदिर मिला था और हमारे मोहम्मद हारून साहब उस वक्त जो थे उनकी कोशिशें और उनके जो और साथी थे और मैनेजमेंट के जो हजरात थे उनकी कोशिशों से सिर्फ ये छोटा सा मिला है और उसके बदले में अब 25-30 साल के बाद एक ऐसा आमदार हमारे बीच में है कि जिसने हमने जो मांगा वो दे दिया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम शाना बशाना कदम ब कदम हम हमारे आमदार साहब के साथ रहेंगे। उनका एहसान इस कौम पर रहेगा, यहाँ के बच्चों पर रहेगा। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है शुरू होने वाला है जिन बच्चों तकरीरों के अंदर और जो वो कार्यक्रम के लिए मैं रईस सर को दावत देता हूँ।